Hello friends, welcome to Maitre Mantras. In this video I am going to start capacitor. Okay, so let's start the topic. So what is the capacitor? If the voltage across an element is proportional to the integral of current with respect to time, then element is a capacitor. In the inductor also we have seen that voltage across the inductor is directly proportional to the rate of change of current with respect to time, but in the case of capacitor the voltage across the capacitor is proportional to the integration of current with respect to time. So this is the 1/c integration minus infinite to t it dt. This is the relation between voltage and current of the capacitor. Now what is the use of the capacitor? So capacitor is designed to store the energy in the form of electric field. सो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक है, इंडक्टर जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है और ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है. अब जो कैपेसिटर है वो तुम्हारा देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ले रहा हूँ, इसमें दो प्लेट्स दिख रही हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है. अब इसके बीच में क्या लगा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? एनर्जी को या चार्जेस को स्टोर करता है. ठीक है, तो ये वोल्टेज भी हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया. अब इसके लिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A/d. एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r को हम एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं. ठीक है, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो ये एप्सिलॉन A/d भी लिख सकते हैं इसको. और एप्सिलॉन जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. ये सब आएंगे बताऊंगा, EMT में जब आएगा तब मैं सारी चीजें बताऊंगा ये. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होती है. कोएक्सियल कैपेसिटर अगर होगा तो उसके लिए C = 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में ln b/a, और ये L जो है लेंथ होती है. ठीक है, लेंथ ऑफ द केबल 2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r L/ln b/a, वेयर A and B आर दी इनर एंड आउटर रेडियसेस. ओके, सो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, देखो एक और होता है स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए C = 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन 1/a - 1/b. तो ये फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए. अब नेक्स्ट आता है, देखो जो चार्जेस है ना, Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है. तो Q = क्या होगा? CV. ठीक है, तो यहाँ से C = क्या होगा? Q/V हो जाएगा. तो Q जो है वो होता है कूलम और V होता है वोल्ट. तो ये कूलम पर वोल्ट यूनिट बोल सकते हैं, या तो हम चार्ज इसकी कैपेसिटर की कूलम पर वोल्ट बोल लो या फिर बोल लो फेराड. तो फेराड जो यूनिट है वो SI यूनिट है, और ये कूलम पर वोल्ट भी हम इसके हिसाब से डेराइव कर सकते हैं. तो I = क्या होता है? dQ/dt. ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, चार्ज जो करंट होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है. तो I = क्या लिखेंगे? D. Q की वैल्यू क्या थी? CV, तो dCV/dt हो गया. अब इसको हम एक्सपेंड कर लें तो C dV/dt प्लस V dC/dt हो गया. अब यहाँ कैपेसिटर जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. तो इसलिए V dC/dt में dC/dt 0 हो गया. तो यहाँ से क्या आएगा? I = C dV/dt हो गया. ठीक है, अब C जो है वो क्या होता है? एप्सिलॉन A/d होता है. अब ये क्या देखो, I = क्या होता है? C dV/dt. हमने अभी प्रूव भी कर लिया और इसको देखा भी था शुरू में ही. तो I = C dV/dt जो है कैपेसिटर के लिए हम 7th फॉर्म लेके चलते हैं ओम्स लॉ की. ठीक है, 7th और 8th फॉर्म जो आती है वो कैपेसिटर के लिए आती है, 5th और 6th आती है इंडक्टर के लिए. तो V = 1/c इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू t I dt. तो ये हो गया हमारा 8th फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ. तो इन दोनों इक्वेशंस को याद कर लो, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो कि कैपेसिटर के लिए हमेशा यूज की जाएंगी. सारे जो भी रिलेशंस है वो इसी से डेराइव होते हैं. फॉर आइडियल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो पावर डिसिपेशन 0 होता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल कैपेसिटर वो होता है 0. तो आइडियल कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ही तो हमारा पावर डिसिपेट करता है या एब्जॉर्ब करता है, और रेजिस्टेंस ही 0 है तो इसका मतलब कोई पावर डिसिपेटिंग भी एलिमेंट है ही नहीं. तो पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट ही नहीं है तो कोई पावर डिसिपेट करेगा कौन फिर? तो इसलिए पावर डिसिपेशन हो जाता है 0. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एनर्जी का रिलेशन विद पावर. तो W = क्या होता है? इंटीग्रेशन P dt. अब यहाँ पे P जो है वो VT × IT लिख सकते हैं. पावर = वोल्टेज × करंट होता है, तो VT × IT dt हो गया. और इसको क्या लिख सकते हैं? VT × IT की वैल्यू क्या होती है कैपेसिटर के लिए? C dV/dt. और ये dt था, dt से dt कैंसिल हुआ, तो यहाँ से W = ½ CV² आ जाएगा. ठीक है, तो ½ CV² आ गया. और W = क्या हो गया? ½ CV². CV को क्या लिख सकते हैं? Q. तो यहाँ से ½ Q × V भी हो जाएगा, या फिर Q²/2C. तो ये तीनों फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर के. अब पावर डिसिपेशन इन एन आइडियल कैपेसिटर 0 होता है, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है आइडियल कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है. कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स के लिए जो इंडक्टर होता है वो तो हमारा एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो एज ए ओपन सर्किट काम करता है। कैसे देखते हैं, तो डीसी सोर्स के लिए वोल्टेज तो कांस्टेंट है। अब डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद टाइम तो जीरो होगा। अब आई क्या होता है, सी डीवी बाई डी टी, तो सी डीवी बाई डी टी में डीवी बाई डी टी जीरो है, तो सी डीवी बाई डी टी भी जीरो ही होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, आई इक्वल टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो कब होता है, जब सर्किट ओपन हो। तो ओपन सर्किट के इस तरह बिहेव कर रहा है ना ये, यहाँ से जो कैपेसिटर का बिहेवियर है डीसी सोर्स के लिए वो कैसा दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है हमें ओपन सर्किट की तरह। तो फॉर द डीसी सोर्स अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, कैपेसिटर जो एक्ट करता है वो एज ए ओपन सर्किट काम करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर डजंट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेज बिकॉज फॉर दैट इनफाइनाइट करंट इम्पल्स इज रिक्वायर्ड। ये भी बताया था कि जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, और जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करना हो हमें तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट करंट इम्पल्स की जरूरत पड़ती है। तो इनफाइनाइट करंट इम्पल्स हमारे पास होता नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं करा पाते हैं, ठीक है। आइडियल केस में नहीं हो पाता है, सॉरी प्रैक्टिकल केस में नहीं हो पाता है। आइडियल केस में हम मान सकते हैं अगर हम इनफाइनाइट करंट इम्पल्स प्रोवाइड करा दें तब। तो डीवी क्या होगा यहाँ पे, देखो इसको प्रूव करना चाह रहे हैं हम। डीवी फाइनाइट होगा क्योंकि वोल्टेज जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है वो तो हमारा हो गया फाइनाइट, और टाइम तो हो गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब जीरो टाइम हो गया। तो आई क्या होगा, सी डीवी बाई डी टी। जब आई सी डीवी बाई डी टी हो गया तो सी इंटू फाइनाइट बाई जीरो हो गया, और फाइनाइट बाई जीरो को हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो करंट हो गया इनफाइनाइट। तो इससे क्या पता चला कि अगर हमें सडन चेंज इन वोल्टेज करना है इन द केस ऑफ कैपेसिटर, तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट करंट इम्पल्स की जरूरत पड़ती है, और वो हमारे पास हो नहीं पाता, तो इसीलिए हम नहीं करा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट। नोट में क्या है, दो तरह के बताए थे ना कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर बताए थे दो तरह का, लीनियर और नॉन लीनियर, ऐसे ही कैपेसिटर होता है। अगर जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही हो तो होगा नॉन लीनियर कैपेसिटर, और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है तो होगा लीनियर कैपेसिटर। जैसे कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, मतलब वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है अगर उससे इंडिपेंडेंट है कैपेसिटेंस, तो वो होगा कैपेसिटर, लीनियर कैपेसिटर बोलते हैं उसको। और इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, अगर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे देन द कैपेसिटर इज नॉन लीनियर कैपेसिटर, ठीक है। अगर कैपेसिटर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। तो इसका एग्जांपल होता है वैरेक्टर डायोड, ठीक है। वैरेक्टर डायोड इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर कैपेसिटर, याद रखना इस चीज को। अब एक चीज मैंने बताई थी, नॉन साइनसोइडल सोर्सेज के लिए हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, टाइम डोमेन भी यूज कर सकते हैं, एंड लाप्लास या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन भी, या एस डोमेन बोलते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। तो नॉन साइनसोइडल के लिए क्या होगा, आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। अब इसी आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी को, ये तो टाइम डोमेन हो गया, इसको हम एस डोमेन या लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो आई एस क्या हो जाएगा, सी एस वी एस, क्योंकि डीवी बाई डी टी को क्या लिख लेंगे, एस वी एस लिख लेंगे। तो आई एस इक्वल टू सी एस वी एस हो गया। तो ये हो गया एस डोमेन या फिर लाप्लास डोमेन। अब इसी चीज को अगर हमने साइनोसोइडल सोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो साइनोसोइडल सोर्स में क्या होगा, आई इक्वल टू जे ओमेगा सी इंटू वी। तो जे ओमेगा सी कैसे लिख लिया हमने, एस को लिख सकते हैं जे ओमेगा, सी को सी और वी को वी फेजर लिख लिया। तो ये होगी फेजर फॉर्म ऑफ द कैपेसिटर करंट एंड वोल्टेज रिलेशन। अब देखो सोर्स की बात आ जाती है। अब सोर्स क्या होता है, तो सोर्स होता है if the terminal voltage is completely independent of the current or the current is completely independent of the voltage, then the element is called as independent source। मतलब अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज जो फ्लो है, वोल्टेज जो है वो वोल्टेज अगर करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या फिर जो किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट है, ठीक है, वो करंट अगर वोल्टेज पर डिपेंड ना करे तो हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। किसको, उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से बता देता हूं, अगर टर्मिनल वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट हो, या फिर करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज हो, तो हम उसको एलिमेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। द एलिमेंट फॉर विच ईदर द वोल्टेज और करंट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज और करंट समवेयर एल्स इन द सर्किट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट सोर्स।